हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? बिल्कुल बढ़िया होंगे। और इसमें क्या करेंगे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पता है आपको क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं आज कूलम्ब्स लॉ, यानी कि आज हम कूलम्ब्स लॉ को कर देंगे टाटा बाय बाय। ठीक है, देखिए कैसे कैसे कूलम्ब्स लॉ इसको हम ट्रीट करने वाले हैं। कूलम्ब्स लॉ बेसिकली होता क्या है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन लॉ। ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? गुड। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही है, अगर आप इसको उसके साथ में हम कंपेयर करें तो बिल्कुल हमें वही मिलने वाला है। बाकी थोड़ा सा डिफरेंस तो देखो होता ही है, अगर सेम होते तो फिर यहाँ पे हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो अगर इसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ डिफरेंट तो है। तो वही डिफरेंस हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए बनिए रहिए हमारे साथ में और देखते हैं फिर कूलम्ब्स लॉ। ओके, कूलम्ब्स लॉ क्योंकि हम स्केलर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं तो डेफिनेशन देख रहे होंगे आपके सामने लिखी हुई है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स किसके लिए हम करते हैं? इसमें एक पॉइंट चार्ज होता है हमारा। मैं थोड़ा सा बेसिकली इसमें बता देता हूँ। हमारे पास में क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज होता है, एक क्या दो होते हैं तो दो हमारे पास पॉइंट चार्ज होते हैं। और ये जो एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्ज के लिए होता है ऐसे। ये हमारा एक पॉइंट चार्ज होगा, इसकी जो वैल्यू है वो Q1 है, उसकी जो वैल्यू है वो Q2 है। दो पॉइंट चार्ज हमारे पास में, और डिस्टेंस इनके बीच की जो है वो है R। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया था। कूलम्ब्स लॉ ने बताया था कि जो हमारे पास में दो ये जो चार्जेज हैं ना, ये दो हमारे पास में जो चार्जेज हैं, इनकी कर लो प्रोडक्ट। क्या कर लो? प्रोडक्ट। और जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसका कर लो स्क्वायर, और फिर फोर्स के साथ इनको रिलेट कर दो। क्या कर दो? फोर्स के साथ इनको रिलेट कर दो। तो उन्होंने इनके बीच का एक कह लो कि इनका रिलेशन बताया था कूलम्ब्स लॉ ने। कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया था? चार्ज का और डिस्टेंस, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उनके बीच का जो रिलेशन था वो बताया था। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, दो हमारे पास में पॉइंट चार्ज हैं जो कि सेपरेटेड हैं सम डिस्टेंस r से। उनका जो चार्ज का प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के। ठीक है, लिखते भी जाते हैं। कूलम्ब्स ने बताया था कि जो हमारा फोर्स है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ये हमारे हो गए 2 पॉइंट चार्ज। ओके, उसके बाद क्या? उसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट और भी दिया था इन्होंने, कूलम्ब्स लॉ ने। तो वो था कि जो इनकी जो डिस्टेंस होती है वो उसके होते हैं स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ओके, तो ये हमने इसमें लिख लिया। वैसे तो बड़ा सिंपल है। अभी हम इसको उसके साथ भी कोरिलेट करने वाले हैं ग्रेविटेशन लॉ के, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, चलिए तो फिर उसके बाद क्या? अरे आपने लाइक नहीं किया अभी? ओ भूल गए, कोई बात नहीं, अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल एकदम नए हैं ना, सब्सक्राइब करो और लाइक करो और दोस्तों को शेयर तो जरूर करो। ओके, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को देखने से हमें पता लगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। गुड। अब ये तो प्रोपोर्शनल का साइन है, मुझे लगता है कि कुछ को तो प्रोपोर्शनल का साइन भी नहीं पता होगा। ओके, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। जो हमारा प्रोपोर्शनल होता है ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसके इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इसके इक्वल कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमें एक कांस्टेंट को यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हमारा कांस्टेंट होगा क्या? K। K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है हमने यहाँ पे रख दिया है। अब ये हमारा बिल्कुल इक्वल हो गया है, तो अब तो बस कुछ भी नहीं करना है। तो हमारा लगभग 50%, बल्कि ये कहो कि 60% हमारा वर्क पूरा हो चुका। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ आ चुका। अब समस्या तो एक और भी है, हमें तो K की वैल्यू भी नहीं पता है। तो K की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो कुछ हम ज़रा इस पर सोचते हैं। तो डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी।
और ये आपने एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से इसको आपको आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे कूलम्ब्स लॉ और जो ग्रेविटेशनल लॉ है कैसे मैच करते हैं, कैसे वो कंपेयर हम कर सकते हैं। आपने देखा था वहाँ पे मास m1 लिखा था, यहाँ पे मास m2 लिखा था, दोनों के बीच की डिस्टेंस लिखी थी। और मैं फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला था, यहाँ पे g था, यहाँ पे m1 था, और यहाँ पे m2 था, और यहाँ पे r² था। r² वही थी, दोनों मास के बीच की डिस्टेंस थी। और ये जो g था वो क्या था, यूनिवर्सल कांस्टेंट था। यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, और यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और m1 m2 दो मासेस थे, और यहाँ पे दो चार्जेज हैं। और यहाँ पे मैं एक बात और भी बता दूँ, इसकी बाद में हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या अलग डिफरेंट था। बस इतना सा समझ लो कि देखने में फॉर्मूला ये भी इन्वर्सली स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये भी जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो बोथ आर इस मामले में बिल्कुल सेम है, बाकी दोनों की थ्योरी अलग अलग है। तो देखेंगे, चलें। तो अभी हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, ठीक है, मैं इसको रख कर दे रहा हूँ, नोट कर लेना। आपको बिल्कुल एकदम दिख गया होगा। और अभी हम क्या करने वाले हैं, पता है ना आपको क्या करने वाले हैं, कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मतलब इसकी एक वैल्यू और भी होगी, इसको ध्यान रखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बस। अब ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट में। बस इतना समझ लें कि ये भी एक हमारा कांस्टेंट है, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। क्या है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, तो इसकी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और फॉर्मूले में क्या जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा भाई, ये जाएगा c² न्यूटन इनवर्स और मीटर-2, ये इसकी यूनिट होती है, इसको ध्यान में हम रखेंगे। और ये वैल्यू अगर मैं इसमें k की वैल्यू को पुट करता हूँ फॉर्मूले में, तो हमें एक ओरिजिनल फॉर्मूला जिसको हम मोस्टली देखते हैं, तो वो हमें मिल गया। ये बात कूलम्ब ने बताई थी। तो यहाँ से दो बातें पता लगेंगी, ठीक है। एक k की वैल्यू और भी होती है, उस k की वैल्यू को भी हम नोट आउट करते हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो उसमें बहुत ही नीडेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे k क्या है, 9 इंटू 10⁹, ये इसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे। और क्या रह गया इसमें, अभी एक वर्ड आया था पॉइंट चार्ज, इसकी भी बात हम करेंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट चार्ज क्या है। तो पॉइंट चार्ज क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पॉइंट चार्ज क्या था, पॉइंट नाम से पता लग रहा है, पॉइंट। पॉइंट से मतलब जैसे कि ये, आप कह सकते हो इसकी डायमेंशन क्या है, बोल सकते हो आप इसकी डायमेंशन क्या है, नहीं बोल सकते ना। तो इसकी डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन को पता ना कर पाएँ, या यूँ कह लो कि इतना छोटा पॉइंट जिस पे हम डायमेंशन का पता ना करें कि ये लेंथ में है कि ब्रेथ में, किस में जो भी है, या डायमेंशन में है, तो डायमेंशन लेस पॉइंट जो हमारा होता है वो क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। ओके, तो वो हमारा बन जाता है पॉइंट चार्ज। गॉट इट, गुड। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा होता है। और उसके बाद में हमारा क्या होता है, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, जैसे हमारा k आ गया, ये हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम छोटा सा एक काम और करेंगे, जो हमने पहले बताया था, कंपैरिजन करने वाले हैं। तो कंपैरिजन क्या है उसको भी देखेंगे। एक बात हमने पहले बताई थी ना, क्या बताई थी, याद है आपको, कि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, क्या, g m1 m2 और r²। किसका फॉर्मूला है, सोच लिया, गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स का। और ये किसका फॉर्मूला लिखने वाला हूँ अब मैं, k q1 q2/r²। ये कूलम्ब, ये न्यूटन ने दिया था, ये कूलम्ब ने दिया था। तो इसमें देखते हैं क्या कुछ खास है।
ये मास है, ये मास है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक बात थोड़ी सी नोट करने की है, ये यूनिवर्सल लॉ था, ठीक है, मतलब यूनिवर्स में किसी भी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, मतलब लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये कैसा है अपना शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए और ये आर तो उनकी डिस्टेंस है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस होगी, यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस होगी, तो मतलब ये एप्लीकेबल होगा। जो जी है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है और यहाँ पे ये के क्या है, सिंपल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या है कि चीज़ की लिमिटेशन भी हैं। जो लिमिटेशन है वो क्या होंगी, जो लिमिटेशन है जैसे कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ तो केवल और केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, केवल ये केवल किसके लिए है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए या पॉइंट चार्ज के लिए। ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, पॉइंट चार्ज के लिए लिखेंगे, ठीक है, ओके। और एक वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। और दूसरा ये जो हमारा फोर्स है ये किसके लिए लगता है, दूसरा कि हमारे जो चार्ज हैं वो किस में होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए, रेस्ट चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेस्ट चार्ज होना चाहिए। ये बात आप लोगों को पता लग गई होगी। तो कूलम्ब लॉ हमारा स्केलर फॉर्म में आ गया था, आपने देख लिया ये स्केलर फॉर्म में है। हमने लिमिटेशन भी इसकी आज यहाँ पे कवर कर ली ताकि आसान हमारा काम हो सके। तो लिमिटेशन हमने देख ली, ठीक है। तो कूलम्ब लॉ बड़ा ही सिंपल और इजी होता है और इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स में दिक्कत जो आती हैं वो हम प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। आपको अगर समझ आया तो पक्का इसको लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।